तो पहले लिखिए आप लोग पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। हाँ भाई, इसमें लिखिए आप लोग जानते हैं कोई भी पेपर है आप लोगों का, पेपर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, उसमें हम लोग करते हैं। ये शांत एकदम, नहीं सुनना, क्लास से बाहर चले जाइए। देखिए आप सेक्शन ए, सेक्शन ए में फर्स्ट लिखिएगा अनुकूलन, पेपर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैव विविधता, जैव विविधता के लिए खतरे एवं संरक्षण के उपाय, तथा प्राणी जात की विविधता। एक्चुअली सेकंड टॉपिक में आपको 2 चैप्टर दे दिए गए हैं पूरे, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इसमें आप लोगों को बायोडायवर्सिटी के बारे में बताना है और उनके खतरे और बचाव का भी बताना है, ठीक है, किस तरह उनको बचाया जाए। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन बी, प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ की संकल्पना, तथा संगठन के स्तर। यह है आपका पेपर फर्स्ट में। सेकंड टॉपिक बी में नॉन क्वाड्रेट्स एवं क्वाड्रेट, नॉन क्वाड्रेट व क्वाड्रेट जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। और इसमें डैश करके लिखिएगा सममिति देह गुहा, देह गुहा तथा खंडी भवन तथा भ्रूणोद्भव। क्वाड्रेट तथा नॉन क्वाड्रेट का वर्गीकरण, ब्रैकेट में लिखिएगा उपगण तक, उपगण तक। अब लिखिए सेक्शन सी, उद्ध विकास का
इतिहास तथा विचारधाराओं का इतिहास। कौन कौन सी विचारधाराएं थी? ब्रैकेट में लिखिएगा विचारधाराओं का इतिहास, ब्रैकेट में लैमार्क तथा डार्विनवाद। तथा डार्विनवाद या फिर पहले तो पढ़ा होगा ना। नेक्स्ट लिखिएगा प्राकृतिक वर्ण तथा जाति उद्भवन। थर्ड पॉइंट लिखिएगा विभिन्नताएं, वियोजन तथा अनुकूलन। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा विलुप्त प्रारूपों का अध्ययन। विलुप्त प्रारूप मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं उनका अध्ययन करना है आप लोगों को। और आपके सिलेबस में से दो ही चीजें हैं, दैट इज द डायनासोर व आर्कियोप्टेरिक्स। लिखिए ब्रैकेट में डायनासोर तथा आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर तथा आर्कियोप्टेरिक्स। हो गया? ये तो रहा सिलेबस आप लोगों का पेपर फर्स्ट। अब लिखिएगा पेपर थर्ड। ठीक है, सेक्शन ए। फर्स्ट पॉइंट युग्मक जनन। इसमें फर्स्ट डालिएगा अंडाणु तथा शुक्राणु का निर्माण। फिर इसमें सेकंड पॉइंट पीतक भवन, मेटालोजेनेसिस। पीतक भवन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में आपको दो चीजें स्टडी करनी है, एक तो शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण और दूसरा मेटालोजेनेसिस। ये मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट निषेचन। थर्ड अनिषेक जनन। सेक्शन बी विदलन। गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रोलाभवन, ठीक है। थर्ड पॉइंट भ्रूणीय प्रेरण, कॉमा प्राथमिक संगठक, कॉमा विभेदन और सामर्थ्य। फोर्थ पॉइंट भ्रूणीय अनुकूलताएं।
मैमल्स का आमल भवन। आमल भवन, आमल मतलब क्या होता है? अपरा, जिसको हम बोलते हैं प्लीसेंटा, ठीक है ना? आमल भवन। बी लिखिएगा पीडो पीडोजेनेसिस। सेक्शन सी पुनरुद्भवन। लिखा सेकंड पॉइंट सेक्शन सी में, स्तंभ कोशिकाएं और उनकी उपयोगिताएं। और उनकी उपयोगिताएं। थर्ड पॉइंट जंतु क्लोनिंग। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा जरड़ और वृद्धावस्था। हो गया? बाकी क्लोनिंग में मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी, जो आप लोगों को बताया गया ना क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग, उसमें 3 शुरू होते हैं स्टेप, लेकिन 3 में से आपके में सिर्फ 2 ही आएंगे, ठीक है ना? एक तो न्यूक्लियर ट्रांसफर आएगा और एक एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली मेथड आएगी। मैं कहते हैं उसमें 2 ही है। चलिए वो मैं खुद कराऊंगी आप लोगों के वन बाय वन, ठीक है? तो चलिए 2 तो आज कंप्लीट हो गए, एक तो शुक्रिया ना वो कल लिखवा दिया जाएगा, ठीक है? इसको पढ़ना शुरू करोगे अब किस लिखवा जाएगी। चलो ठीक है क्लास, तो फिर शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। कल आप लोगों को निषेचन बताया था, यस और नो बता दिया था? क्या बताया था दिखाना? क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर निषेचन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया जो होती है निषेचन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देती हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट है कैरियोलेबिन। ये कुछ टर्म्स आप लोगों को बताने, क्या हुआ? देखिए क्लास, पहली बात है, थोड़ा तेज बोल दो मुझे सुनाई दे रहा, पता ही चल रहा बोल कौन रहा है। हाँ किसने बोला है? ये बोल रहा है मैंने कल निषेचन के 3 चरण बताए, सेमीनोडल के विधि और इनको बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे? अच्छा मैं प्रक्रिया बता रही थी ना,
चलो प्रक्रिया ही बता दी जाएगी, प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। पहले आप लोग कुछ टर्म्स को यहाँ पे आज क्लियर कर लीजिए। जैसे फर्स्ट आप लोगों का कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब यही तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कल क्या बताया था। आप लोग एक टर्म बता देते निषेचन। अब निषेचन तो बहुत बताया था मैंने, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं हिंदी में दोनों पढ़ा रही हूँ, याद नहीं रहता कभी इसमें क्या पढ़ा दिया था। और बताइए कैरियोगेमी मतलब क्या होता है? चलिए आप लोगों की समझा के लिए कैरियोगेमी को दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। एक शब्द देखने को मिलता है दैट इज अ कैरियो। कैरियो मतलब केंद्रक, ठीक है। तो जब केंद्रकों का संलयन हो, मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक के केंद्रों का जब संलयन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। एक होता है साइटोगेमी। दोनों युग्मक मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का जब संलयन हो उसको हम कहते हैं साइटोगेमी। एक होता है सिनगेमी। सिनगेमी में मतलब आपके न्यूक्लियस, केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों का ही संलयन होता है, साइटोफर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट इज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब जब आपके जो नर युग्मक व मादा युग्मक के केंद्रक, वो भी जो पूर्व केंद्रक होते हैं प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, उनमें उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उनमें अगर संलयन होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। आप लोग जानते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया होती है हमेशा एम्फीमिक्सिस के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें जो संलयन की होती है प्रक्रिया वो उसमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनका फ्यूजन होता है, संलयन होता है। तभी तो आपका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, लेकिन संलयन के बाद में वो क्या हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं अगुणित से, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनका संलयन हो जाता है, वहां पे फ्यूजन हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है जनरली एम्फीमिक्सिस के अंतर्गत आएगी। समझ में आया? अब हम लोग कल बात कर रहे थे आप लोगों के में इसकी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था इसे हम 3 चरणों में कंप्लीट करते हैं। पहला है आपका रिएक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब शुक्राणु की अभिक्रिया। दूसरा है अंडाणु की अभिक्रिया। तीसरा है शुक्राणु का अंडाणु के अंदर उसका भविष्य क्या होता है, ठीक है। इस तरह हमें स्टडी करनी होती है। तो ये सब चीज आपने बुक से देखिएगा, मैं हम लोग पूरी प्रोसेस आप लोग अच्छे से बता देती हूँ। तो पहले क्या होता है, इससे पहले यहाँ पर ये मैंने कोई भी एक एग बना लिया है, सपोज करना, ठीक है। आप लोग जानते हैं अंडाणु के ऊपर कुछ अंड झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करूं तो ये अंड है, अगर इसके ऊपर 2 अंड झिल्ली मैंने बनाई है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक अंड झिल्ली। अंदर की तरफ जो है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, जानते हैं आप। जोना पेल्यूसिडा के ऊपर की तरफ जो उपस्थित होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। कोरोना तो खैर याद करने परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे जोना पेल्यूसिडा होता है। अब क्या है, जब इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, इंसेमिनेशन मतलब जब वीर्य, मतलब जब कोई नर मादा की योनि में वीर्य का स्त्रावन कर देता है, ठीक है। वीर्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीमेन, ठीक है। हम जबकि आप लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट स्पर्म को एक्सक्रीट किए जाते हैं, है ना। स्त्रावन कभी भी शुक्राणु नहीं होती है, उसमें होते हैं आपका वीर्य, ठीक है। वीर्य को वहां पर डाला जाता है, कैसे? तो देखो सीमन क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर हम लोग बात करें रक्त की, ब्लड की, तो ब्लड में क्या क्या उपस्थित होता है? एक तो रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और साथ में उपस्थित होता है कुछ प्लाज्मा, ठीक है, जो आपके रक्त का 55% बनाता है, तो आप लोग जानते हैं। सेम प्रोसेस इस वीर्य के साथ होती है। ये जो वीर्य होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक है शुक्राणु
होती हैं, क्योंकि अगर प्लाज्मा उपस्थित नहीं होगा तो शुक्राणु सूख जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब उनको थोड़ा चिपचिपा बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमेशा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर मैं ये कोई फैब्रिकेटेड फनल बना रही हूँ, ठीक है, ठीक, इसमें अगर ये है मादा की योनि, इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, इसमें जब वीर्य का इसमें आगमन होगा उस दौरान कितने वीर्य होते हैं, अप्रोक्स वीर्य में अप्रोक्स 100 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। कितने होंगे, 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, 300 मिलियन। लेकिन 300 मिलियन यहाँ पर मैंने कल बताया था, यहाँ पर मौजूद होती है एक नलिका, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंड नलिका, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ से अंडाणु निकला था, बताया था, जो आ चुका है आपका इस तरफ, ठीक, यहाँ से वीर्य गया, वीर्य में मतलब क्या थे, स्पर्म्स थे, शुक्राणु थे, 300 बहुत ज्यादा है, मिलियन, जानते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, क्या चीज, सही बात, ठीक है। तो देखो मतलब 300 तो बहुत ज्यादा हो गए, तो इतने सारे में से कुछ 100 बचते हैं, कितने, कुछ 100 शुक्राणु बचते हैं आपके, जो इस वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सभी शुक्राणुओं का अपक्षय हो जाता है। कैसे होता है, क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है। हाँ, कुछ बोलना चाहिए, क्या होती है, बिल्कुल सही बात है, जो मादा की योनि होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो द्रव होता है अम्लीय होता है, और वो क्या काम कर देगा, वो ये शुक्राणु होते हैं इनको लाइसेंस कर देगा, उनको तोड़ देगा, ठीक है। दूसरा भी एक रीजन होता है, ये जो योनि होती है यहाँ पे जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आपका जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है, ठीक है। आप जानते हैं भक्षाणु नाशन की प्रक्रिया, तो भक्षाणु नाशन की प्रक्रिया हो जाती है योनि की कोशिकाओं के द्वारा। किसका भक्षाणु नाशन कर लेंगे, शुक्राणुओं का, जिसकी वजह से शुक्राणु क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ 100 शुक्राणु बचते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी खास बात, यहाँ से अंडाणु का यहाँ तक आना और शुक्राणु का यहाँ से यहाँ तक जाना, दोनों प्रक्रिया लगभग एक साथ होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस, ओव्यूलेशन समझते हैं ना, अंडोत्सर्ग बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। तो जो अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है वो और शुक्राणु का यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुक्राणु सिर्फ आपकी फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पे अगर निषेचन होना है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है, तो निषेचन होगा। और अगर अंतराल पर यहाँ से अंडाणु आ गया, शुक्राणु नहीं पहुंच पाया, निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो अंडाणु आगे चलकर फिर क्या हो जाता है, टूट जाता है फिर, ठीक है ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या होता है, रसगुल्ला हो जाता है, ठीक है, तो गलत है। अब हमारा क्या टॉपिक क्या है यहाँ पर, निषेचन की प्रक्रिया। तो अब क्या था, यहाँ पर जो आपका शुक्राणु गया था, ठीक है, अब वो किस तरीके से वो करेगा यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं वो। ये जो शुक्राणु होते हैं अंडाणु की तरफ दिशा विहीन होकर जाते हैं। दिशा विहीन से मतलब है उनको पता नहीं है उनको किस तरफ जाना है, वो सिर्फ गति करते हैं। आप लोग जानते हैं कोई भी शुक्राणु गति कैसे कर पाते हैं, रीजन कोई बता सकता है, गति क्यों कर पाते हैं?
अंडाणु तो नहीं करता गति है जी। टैब पे तो पहुंचने के माध्यम उनका वो हो जाता है भाई। सीमन में आपके में प्लाज्मा तो मौजूद था, एक तरह के लिक्विड मीडियम मिल गया उसको, तो तैर के पहुंच जाते हैं। तो गति कैसे करें, क्यों कर लेते हैं गति? उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती होगी शुक्राणु में, फ्लैजेला के माध्यम से पहुंचते हैं। फ्लैजेला में मतलब कहां से आएगी एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है मध्य भाग में। क्लास पूरी क्लास में एक ही लड़का पढ़ रहा है बस, बाकी सब ऐसे हाथ रख के बैठे हैं बस। मैंने आप लोगों को जब शुक्राणु का डायग्राम बताया था, एक बात बताई थी कि इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, वो भी एक स्पाइरल वे में मौजूद होता है, बताया था। और ये कहा था जो क्या काम करेगा, इस शुक्राणु की गतिशीलता देगा, उसको एनर्जी देगा, उसको गति करने के लिए। ये भी बताया था मैंने उस दौरान, थोड़ा ध्यान दे दिया करो क्लास में। ठीक, तो अब क्या था, ये इसके पास पहुंच रहे हैं। ठीक, जैसे ही कोई शुक्राणु अंडाणु के निकट पहुंचता है, उस दौरान ये अंडाणु जो है एक प्रकार का एंजाइम का स्त्रावन शुरू कर देता है। ठीक है, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजिन। ठीक है, फर्टिलाइजिन नामक एंजाइम है जिसका स्त्रावन कौन करेगा, अंडाणु करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है, ठीक है भाई, अब सीमन था, सीमन में आपके शुक्राणु भी थे और क्या था, प्लाज्मा भी था, तो ये खुद ही चिपचिपे अवस्था में मौजूद होती है। उसमें भी उसने भाई अंडाणु ने क्या किया, फर्टिलाइजर का स्त्रावन कर दिया। ठीक है, फर्टिलाइजर तो ये स्त्रावित करते हैं अंडाणु, ये मैं इस तरह शो कर देती हूँ फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, मतलब इसी के विपरीत, इस एंजाइम के विपरीत शुक्राणु भी एक प्रकार का एंजाइम का स्त्रावन शुरू कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या किया इसने, तो फर्टिलाइजिंग एंजाइम का स्त्रावन किया था, शुक्राणु के पास क्या चीज का स्त्रावन कर रहा है, एंटी फर्टिलाइजिंग का। ठीक है, तो ये दोनों ताला चाबी कॉन्सेप्ट सब जानते हैं, जानते हैं ना। ताला चाबी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसका ताला होगा चाबी सिर्फ उसी में फिक्स हो जाती है, ये ताला चाबी कॉन्सेप्ट कहता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच में हो जाती है। कैसे होगी, ध्यान देना। यहाँ पर जो अंडाणु ने जो एंजाइम स्त्रावित किया था, दैट इज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, ये है आपका शुक्राणु, शुक्राणु की चलो मैंने टेल भी बना दी। ठीक है, अब शुक्राणु के ऊपर उपस्थित है इस एंजाइम के विपरीत अवस्था में जो एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजर। ठीक है, कोई परेशानी समझ में आया? अब क्या था, ये फर्टिलाइजर, ठीक, ये एंटी फर्टिलाइजर, ये दोनों एक दूसरे से फिक्स हो जाते हैं और यहाँ पर शुक्राणुओं के क्लम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्लम्स, गुच्छ, या मैं ये कहूँ यहाँ पे शुक्राणुओं का समूहन हो जाएगा। आप लोगों को ब्लड बताया था, रक्त, वहां समूहन की होती थी ना प्रक्रिया, सेम चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर शुक्राणु के द्वारा स्रावित एंटी फर्टिलाइजिंग और अंडाणु के द्वारा स्रावित
फर्टिलाइजेशन, इन दोनों की वजह से यहाँ पर शुक्राणुओं का क्या हो जाएगा, समूहन हो जाता है। ठीक, तो समूहन की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समूहन हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक, भाई इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट एक ही शुक्राणु की होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। निषेचन एक ही स्पर्म करता है ना। तो क्लास सपोज कीजिए जैसे ही कोई शुक्राणु यहाँ तक पहुंचे, इन सब का तो समूहन हो गया, कुछ अपक्षय हो गए, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गए, कुछ टूट गए, कुछ भक्षाणु नाशन की प्रक्रिया के माध्यम से हो गए, ठीक है, अपक्षय। तो फर्स्ट